प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान में अध्याय ध्वनि के कुछ प्रश्न करेंगे। तो शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है? पहले प्रश्न में देखिए, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? लोहे में, वायु में, जल में, उपरोक्त सभी में। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, सबसे तेज जो ध्वनि है वो ठोस में चलती है। किस में चलती है? ठोस में। और उससे कम द्रव में और उससे कम गैस में। तो यहाँ आप अब समझ गए होंगे जो आंसर जो इसका है वो क्या होने वाला है, लोहा होने वाला है, क्योंकि ध्वनि ठोसों में सबसे अधिक गति से चलती है। दिए गए विकल्पों में ठोस लोहा है, अतः एक सही उत्तर है। ठीक है, आपको समझ में आया? अगर आपसे कोई पूछे ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, ठोस, द्रव, गैस में, तो ठोस में सबसे ज़्यादा होती है और सबसे कम किस में होती है? गैस में। ठीक है, तो आप लोहा, वायु और जल में से देखें, लोहा ठोस है तो लोहे में सबसे ज़्यादा तेज चलेगी। इसका एक उदाहरण आप देख सकते हो, जब रेलगाड़ी आती है तो आप पटरी के कान लगा के सुनते हो तो आपको दूर से आने वाली रेलगाड़ी की ध्वनि भी सुनाई दे जाती है। इसका मतलब जो पटरी है वो लोहे की बनी है, ठोस है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट दूसरे प्रश्न पे। दूसरे में क्या है देखो, एकांक समय में होने वाले कुल दोलनों की संख्या को, एकांक समय में होने वाले कुल दोलनों की संख्या को खालिस्तान कहते हैं। आयाम, आवर्ती, तरंग दैर्ध्य, आवर्तकाल। एकांक समय में होने वाले कुल दोलनों की संख्या को कहा जाता है प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अगर लिखूं 20 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या है? उसकी आवृत्ति है 20 हर्ट्ज, यानी दोलनों की संख्या है एकांक समय में। ठीक है, तो वो कहलाती है आवर्ती, फ्रिक्वेंसी, जिसको हम किस में लिखते हैं? जैसे 20 हर्ट्ज में लिखते हैं। आगे है ध्वनि तरंग के वेग। प्रश्न नंबर 3, ध्वनि तरंग के वेग, आवर्ती तथा तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध है? तो उत्तर है वेग बराबर होता है तरंग दैर्ध्य गुणा में आवर्ती। तो v बराबर देखो आप यहाँ पर f गुणा लेमडा। ठीक है, तो ये संबंध होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कोई पंखा 1 मिनट में 120 बार घूमता है, इसकी आवृत्ति तथा आवर्तकाल बताइए। तो यहाँ देखें आप, 1 मिनट में कितने चक्कर? 120 चक्कर। 60 सेकंड में कितने चक्कर? 120 चक्कर। तो आपको क्या बतानी है? उसकी आवृत्ति बतानी है और आवर्तकाल बताना है। तो यहाँ देखें, अगर हम निकालें आवृत्ति तो 1 सेकंड में चक्कर क्या हो जाएंगे? 120 बटे में 60, तो 60 दूनी 120, 2 आ गई ना। तो उस 2 चक्कर आ गए 1 सेकंड में। तो आवृत्ति क्या होती है? 1 सेकंड में एकांक समय में होने वाले कंपनों की संख्या तो कितनी होगी? 2 हर्ट्ज होगी। आवर्तकाल कितना हो जाएगा? आवर्तकाल हो जाएगा उसका 1/2, यानी 0.5 सेकंड। एक दोलन में जितना समय लगता है वो तो उसका आवर्तकाल होता है। तो एक में अगर सेकंड में 2 दोलन हो रहे हैं तो इसका मतलब एक दोलन में कितना सेकंड लग रहा है? आधा सेकंड लग रहा है, यानी 1/2 हो जाएगा, तो 0.5 सेकंड। आगे है किसी ध्वनि की स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्ती बराबर होता है 1/, आवर्तकाल। आवर्ती बराबर क्या होता है? 1 में आवर्तकाल। तो उसका आवर्तकाल निकालना है, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? इधर आवर्ती इधर ले आओ, आवर्तकाल इधर ले जाओ। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 1/f हो जाएगा। तो टी बराबर 1/50, और 50 से 1 को भाग देंगे तो आ जाएगा देखो
0.02 सेकेंड। आप 1 को 50 से भाग करके देख लेना, दशमलव लगा के पूरा भाग होगा, 0.02 सेकेंड आ जाएगा। तो आवर्तकाल इसका ऐसे हम निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 6, किसका तारतव अधिक होगा, बांसुरी या ढोल का? बांसुरी का तारतव अधिक होगा। किसका तारतव अधिक होगा? तारतव निर्भर करता है प्यारे बच्चों आवृत्ति पर। 1 सेकंड में जो जितनी बार हिलेगा ना, ज़्यादा बार हिलेगा, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी उसका तारतव भी अधिक होगा। तो यहाँ पर बांसुरी की आवृत्ति ज़्यादा है तो उसका तारतव अधिक है, और ढोल का जो आवृत्ति है वो कम है, इसलिए उसका तारतव कम होगा। तो यहाँ पर बांसुरी का ज़्यादा होगा। आगे, ध्वनि खालिस्तान में संचरित नहीं हो सकती। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वो चाहे ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस। तो निर्वात में गमन नहीं करेगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्वात हो जाएगा। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा निर्वात। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट में क्या है देखो। ध्वनि माध्यम में क्रमागत खालिस्तान तथा खालिस्तान के रूप में संचरित होती है, संपीड़न तथा विरलन के रूप में। तो पहले खालिस्तान में आएगा संपीड़न और दूसरे में आएगा विरलन। ऐसे होती है, एक जगह पर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है, फिर वापिस इस तरीके से, फिर ऐसे विरलन। तो संपीड़न और विरलन के रूप में संचरित होती है। आगे प्रश्न नंबर 9, ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल खालिस्तान ही संचारित होते हैं। ध्वनि संचरण में ये जो माध्यम के कण है वो आगे नहीं बढ़ते, बल्कि क्या संचारित होते हैं? ये विक्षोभ संचारित होते हैं। क्या होते हैं? विक्षोभ। तो इस खालिस्तान में क्या आ जाएगा? विक्षोभ आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ध्वनि विभिन्न वस्तुओं में खालिस्तान के कारण उत्पन्न होती है। तो प्यारे बच्चों, ध्वनि जो होती है किसी भी वस्तु में किसके कारण से उत्पन्न होती है? कंपन के कारण। यानी हम कह सकते हैं कंपायमान वस्तु ध्वनि पैदा करती है। आगे प्रश्न नंबर 11, ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में खालिस्तान तरंगों के रूप में संचारित होती है। तो ध्वनि द्रव्यात्मक माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचारित होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो आज हमने 11 प्रश्न किए वो आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।